नमस्कार साथियों, मैं लोकतंत्र मीडिया से और धर्मेंद्र सिंह। और अभी हमारे साथ भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ वर्धा वैली के महामंत्री। और अचानक उनसे मुलाकात हो गई मेरी। उनसे कोई ऐसा तय समय नहीं था, क्योंकि अभी मेंबरशिप का समय है। और उनसे इसलिए समय लिया कि वो आजकल कैसा जो मजदूर संगठन बोलते तो है मेंबरशिप के समय कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वास्तविकता में क्या करने वाले हो और सही में वो दिन रात मजदूरों के साथ रहते हैं क्या? ऐसी कुछ ज्वलंत सवाल रहेंगे उनसे। और मैं आपकी रूबरू कराता हूँ हमारे भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ वर्धा वैली के महामंत्री श्री अनिल लिमरट जी से। और अभी आप अगला जो मैं सवाल करूँगा जो उसके जो जवाब सुनेंगे, आप सुनिए और उसके बाद तय करिए कि आपको आने वाले समय में किसको वोट करना है। और मेरे यही शुरू में एक अपील है कि आप पहले तो कोई भी संगठन को सही तरीके से जानिए। ये आपके हितों का सवाल है, आपको दिन रात आपके साथ कौन रहने वाला है वो आप तय करिए। और मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा और आप हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद। धन्यवाद नमस्कार। लिमगढ़ साहब। नमस्कार। तो पहला तो सवाल ये है कि अभी जो आने वाले 23 तारीख से मेंबरशिप का समय है, और देखा गया कि मेंबरशिप के समय तो बहुत सारे लोग आते हैं, पांचों यूनियन, कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो उसमें से मजदूरों के लिए आपके मन में क्या है कि संकल्प क्या लिया है कि हम मजदूरों के लिए आपकी क्या क्या योजना है? भारतीय मजदूर संघ हमेशा ही जो है कामगारों के हितों के लिए काम करते आया है। सदस्यता ये एक जो है हर साल होती है और हर साल आगे भी होते रहेंगी, लेकिन सदस्यता है करके हम लोग काम करते हैं ऐसा कभी भी भारतीय मजदूर संघ ने नहीं किया है। भारतीय मजदूर संघ हमेशा ही हमारे जो निचले नीचे के कार्यकर्ताओं से लेके ऊपर तक हम लोग जो है कामगारों के हितों के लिए ही काम करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर देखेंगे कि NCW 11 जो संपन्न हुआ उसमें भारतीय मजदूर संघ की जो है जो कार्य योजना के तहत ही अच्छा एक वेतन समझौता प्राप्त हुआ। आज वेकोली स्तर पर अगर देखेंगे या वर्धा वैली स्तर पर अगर देखेंगे, हम लोगों ने जो है जो शिक्षा अनुरूप हमारे जो साथी कामगार जो है जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा ITI काम किया है उनके भी आदेश निकाले गए हैं। जो हमारे वेकोली में जो क्लरिकल की एग्ज़ाम लेने के लिए हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने प्रयास कर उसका जो है क्लरिकल में उनका पोस्टिंग कराया गया है। वैसे अभी जो है माइनिंग सरदार जो स्टेट्यूटरी पोस्ट जो है आज वेकोली में हर इकाई में कम है, उसके लिए हाल ही में जो है लगभग 187 लोगों का जो है प्रमोशन हुआ है अभी। और हाल ही में एक नोटिफिकेशन भारतीय मजदूर संघ के कारण ही वो निकाला गया है। आने वाले दिनों में जो है भारतीय मजदूर संघ जैसे हम लोगों का जो पेंशन है, पेंशन के लिए जो है कि भारत सरकार जो अंशदान जो देता है वो मात्र 1600 रुपये बेसिक मानकर जो दिया जा रहा है, उसके लिए EPF के तर्ज पर अन्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट की या प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां में 15,000 रुपये जो बेसिक मानकर उसको 1.16% जो दिया जा रहा है, उसी के तर्ज पर अगर कोल इंडिया के सभी इकाइयों में या जितने भी हमारे कामगार कार्यरत है उनको अगर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 15,000 बेसिक मानकर 1.16% अगर ये जो अंशदान देना चालू करे तो लगभग जो है 3.5 से 4 करोड़ जो है हर माह में पेंशन मद में वो पैसा आएगा। और अगर पूरे साल भर अगर देखेंगे तो 40 से यानी लगभग 50 करोड़ जो है पैसा भारत सरकार से अगर हम लोगों को प्राप्त होगा तो हमारा जो पेंशन जो है आने वाले भविष्य में जो पेंशन का फंड जो हमारा जो घाटे में चल रहा है वो प्रॉफिट में अच्छे रूप से चलने के लिए भारतीय मजदूर संघ प्रयासरत है। वैसे भारतीय मजदूर संघ जो है जो ठेकेदारी मजदूर जो है हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगभग 80% उत्पादन में उनका जो योगदान है उनके लिए भारतीय मजदूर संघ प्रयासरत है। और उनको जो है बोनस या PLRS जो बोलते हैं हम लोगों को जो मिलता है, स्थायी मजदूरों को जो मिलता है, उसके लिए प्रयास करना चालू किया है। विगत साल 2 साल से हम लोग जो प्रयासरत है और हमको पूर्ण विश्वास है कि हम लोग उसमें ठेकेदारी मजदूरों को जो है वो दिलाने में यानी सफल होंगे। वैसे ही उनका जो है HPC का वेतन, उनके जो सोशल सिक्योरिटी, इसके लिए भारतीय मजदूर संघ प्रयासरत है। आज हमारे जो जनरल मजदूर करके जो जनरल मजदूर डेजिग्नेशन ये या फोरमैन माइनिंग सरदार ये जो डेजिग्नेशन जो है ये हमारे कालबाह्य होना चाहिए।
जबकि ये जो अंग्रेजों के जमाने से जो हमारे जो डेजिग्नेशन है वो कालबाह्य हो चुके हैं। जैसे कि डिप्लोमा होल्डर जो है, अगर जेई सिविल, जेई मैकेनिकल, जेई माइनिंग, इस प्रकार के अगर डेजिग्नेशन बने, अगर हमारा जो जनरल मजदूर करके जो लैंड होस्टी हो या डिपेंडेंट के रूप में हमारे कंपनी में जब सेवा में आता है, तो उसको हम लोग जो डेजिग्नेशन दिया जा रहा है वो जनरल मजदूर के बजाय अगर हम लोग उसको टेक्नीशियन ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इस प्रकार के अच्छे अगर डेजिग्नेशन अगर देंगे, तो समाज में भी उनका जो है एक उत्थान होने का, या उनका जो समाज में जनरल मजदूर बोलने से एक जो भावना निर्माण होती है उससे उठ के आएगा। इस छोटे छोटे चीज को जो है भारतीय मजदूर संघ जो है ध्यान दे रहा है, और भविष्य में ये हम लोग पाकर ही रहेंगे, इतना मुझे विश्वास है। धन्यवाद। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से आपने कामगारों की समस्याओं के बारे में उल्लेख किया। और ये बात सही है साथियों कि जिस तरीके से जैसे डिपेंडेंट हो या लैंड हो, कैसी भी लगता है आदमी, तो जनरल मजदूर एक ऐसा हो गया है कि जैसे पुराने समय में एक जातिवादक कुछ जैसे चलता था, तो उस प्रकार से हमारे ये डिग्नेशन है। जो आदमी का मान लीजिए अगर उसको टेक्निकल का नॉलेज है, तो इनके बताए अनुसार यही डिमांड है भारतीय मजदूर संघ की कि अगर टेक्निकल का नॉलेज है तो उसको कोई टेक्नीशियन का नाम दे दिया जाए या कोई इलेक्ट्रीशियन का नाम दे दिया जाए, तो भले ट्रेनिंग आगे लगाइए, लेकिन उसको जनरल मजदूर का जो है सूचक शब्द जो है वो हटाया जाए। तो काफ़ी अच्छी पहल है आपकी। और एक दूसरा सवाल ये था कि आप ये कोयला मजदूर जो है, जैसे आज अभी 23 थे, उसके एक अपील क्या रहेगी आपकी? क्यों आप यही को वोट क्यों करें? 5 संगठन है लेकिन आपको वोट क्यों करें? ऐसा क्या करने वाले हैं आप? भारतीय मजदूर संघ जो है हमेशा ही और आगे भी मजदूरों के हकों के लिए, जायज मांगों के लिए कभी भी पीछे नहीं आया। आप लोगों ने सभी ने देखा है कि वर्धा वैली ने 20, 21, 22 में कंटिन्यू 2 साल जो है हम लोगों ने जो स्ट्राइक किया, आंदोलन जो किया, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भारतीय मजदूर संघ ने, वर्धा वैली ने जो ये किया है, पहले हम लोगों की जो वेतन पर्ची है जो 2 बनती थी, बुधवार का वेतन या हमारा रेस्ट डे का वेतन अलग से मिलता था, लेकिन ये भारतीय मजदूर संघ की ही देन है कि उसको जो है हम लोग एक पर्ची में एक साथ वेतन लेना चालू किया। आप लोग ये भी जानते हैं कि हम लोगों का जो क्वार्टरली बोनस जो है 3 महीना खत्म होने के बाद 2 महीने उपरांत यानी 5 महीने के बाद जो मिलता था, आज वो हमको 3 महीने का जो वेतन स्लिप खत्म होने के बाद, क्वार्टर खत्म होने के बाद उसी माह में उसका वेतन भुगतान होना चालू हो गया है। वैसे ही दोस्तों आज जो है हमारे बल्लारपुर क्षेत्र में 2 यूजी माइंस चल रही थी। कई सालों से जो है उनको मात्र 10 सीएल दिया जाता था। वो भारतीय मजदूर संघ के ही आंदोलन का नतीजा है कि आज जो यूजी माइंस में जो काम करने वाले जो कामगार है उनको 11 सीएल, यानी जो जायज जो था वो भी हम व्यवस्थापन जो नहीं दे रहा था उसको हमने संघर्ष कर वो लिए। और आगे आने वाले दिनों में भी जो हमारे अस्थायी कामगार मजदूर है, जो यानी अस्थाई क्या होता है, ये अस्थाई हमारे जो परमानेंट कामगार है उनका परमानेंट मैनर से स्थानांतरण होना चाहिए। मैनेजमेंट जो है केवल अपने काम निकालने के उद्देश्य से यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जो अस्थायी रूप से जो स्थानांतरण करते हैं और उनको किसी भी अलमजदार में छोड़ दिया गया है, उनके लिए भी भारतीय मजदूर संघ कार्यरत है। आने वाले दिनों में भारतीय मजदूर संघ कामगारों के जो जायज मांग है, जो यूनियन जो डिमांड्स है, उसको लेके आगे बढ़ रहा है और आगे भी हम लोग कार्यरत रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे। और वो डिमांड जब तक हम लोगों को प्राप्त नहीं होंगी तब तक भारतीय मजदूर संघ संघर्ष करता आया है और करता रहेगा। इसीलिए मैं वर्धा वैली महामंत्री इस नाते आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है क्या सही है क्या झूठ है ये आप सही में जानते हैं दोस्तों। आप लोग किसी के बहकावे में, हम लोग कोई भी किसी भी प्रकार का गलत लालच देकर सदस्यता नहीं बनाना चाहते। हम लोग कहीं कम नहीं है, लेकिन क्या है कि हम लोग बोलने में या हम लोग गलत आश्वासन देने में पीछे है, क्योंकि हम लोग जो कर सकते हैं उसी की बात करते हैं। लेकिन अन्य संगठन जो है केवल और केवल आश्वासन, विगत वर्षों में आप लोगों ने देखा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और आज अगर धरातल पर अगर देखेंगे तो कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय मजदूर संघ आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता है कि आपके जो जायज डिमांड है उसको भारतीय मजदूर संघ ने आज तक कभी छोड़ा नहीं है, ना आगे छोड़ेगा।
और उसको प्राप्त करने के लिए आप लोगों के सहयोग से, व्यवस्थापन से चर्चा कर, संघर्ष कर, जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक भारतीय मजदूर संघ जो है कभी भी सोएगा नहीं और दिन रात लगातार कार्य करते रहेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है मेरा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोगों के साथ जुड़िए, जिससे हमारी भी ताकत बढ़ेंगी और सभी कामगारों के, क्षेत्र के, वर्धा वैली के सभी कामगारों का जो जायज़ डिमांड है, जायज़ मांगे है, उसको बल प्राप्त होगा। तो धन्यवाद, आपने हमारे इस लोकतंत्र मीडिया चैनल में आपने कुछ बातें रखी और ये तय आप लोगों को करना है साथियों, क्योंकि जो इन्होंने बहुत सारे जो काम किए उसके बारे में भी बताया है और ये जो चुनाव होता है ये भी अपने हक का होता है। आपके दुख सुख के समय कौन आगे है, कौन आपके साथ में है, ये आपको तय करना है। सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए आने वाले समय में, किसी के लालच में मत जाइए, क्योंकि मेरी यही अपील है कि देखा जाता है कि आदमी किसी को दारू पिला के, किसी को ये खिला के पार्टी दे के आता है। तो मेरा सभी से अपील है कि साथियों ये हमारे हक की लड़ाई है। हमारा जो जॉब करते हैं इसमें बहुत सारी ऐसे समय आता है कि हमारी ज़रूरत रहती है संगठन की। तो अगर आप किसी के लालच में आके वोट करोगे, एक दिन तो आप लालच दिखा देगा, लेकिन दूसरे दिन आपको कौन साथ देगा। तो इसलिए ये निष्पक्ष करिए, आप ये होश पूरे अपना दिलो दिमाग में होश में अपने वोट करिए, किसी की लालच में मत फंसिए और आने वाले समय में आपको सही चुनाव करिए। तो मैं अभी हमारे मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ और इसी के साथ मैं इनसे हमारी जो मुलाकात यहीं स्थगित करता हूँ। अभी और भी हमारे बीएमएस के कुछ लोग और हैं, उनसे मुलाकात कराऊंगा। धन्यवाद निर्मल साहब। नमस्कार। तो मैं पुनः आपके साथ धर्मेंद्र सिंह, लोकतंत्र मीडिया से, और इस मुहिम में आज पूरी टीम मुझे मिल गई। ये एक्चुअली एक जो हमारा WCL गेस्ट हाउस है, यहाँ पे एक कोल प्रभारी आदरणीय श्री लक्ष्मण रेड्डी जी आए हुए थे, तो उनसे ये लोग मिलने आए थे। तो मीडिया के नाते मैं भी एक यहाँ पे विजिट किया, तो मुझे अचानक ये लोग भी मिल गए। तो बोला चलो पूछा जाए कि ये लोग आखिर मेंबरशिप आ रहे, बहुत दावा करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत लोग करते हैं दावा, आखिर करने क्या वाले हैं। तो प्रत्यक्ष आपसे रूबरू कराने वाला हूँ। तो अभी बल्लारपुर एरिया के एरिया अध्यक्ष हमारे हनुमंतु भंडारी जी और बल्लारपुर एरिया के हमारे मंत्री श्रीमान कोपला जी, दोनों लोग यहाँ मौजूद है और आपसे दोनों लोगों को आपसे डायरेक्ट आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सही लोग तो बहुत पीछे करते हैं, मैं डायरेक्ट पूछूंगा इनसे कि क्यों आपके साथ हमारा बीएमएस को लोग बल्लारपुर के में आपके साथ जुड़े, ऐसा क्या करने वाले। तो मैं इनसे बहुत कुछ सवालात करूंगा। तो अभी अगला हम पहले शुरुआत करूंगा हमारे एरिया अध्यक्ष भंडारी जी से। तो नमस्कार भंडारी जी, पहले तो धन्यवाद हमारे इस चैनल के लिए आपने समय दिया। तो बल्लारपुर एरिया में देखा जाए तो बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं हैं कामगारों को लेकर, और बहुत सारे कामगार बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं। कामगारों को भी कहना है कि यार जब मेंबरशिप आती है तो सभी कोई नज़दीक आता है, उसके बाद साल भर दूर हो जाता है। तो जैसा यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं बल्लारपुर एरिया में कि जो एक जगह से मान लो कोई लोग अंडरग्राउंड थे और वो काफ़ी लोग काफ़ी सालों से ओपन कास्टों में ड्यूटी कर रहे है ना, तो उनको एक अभी तक स्थायी तौर से किया नहीं गया। आज उनका प्रमोशन, बहुत सारी चीज़ें उनके भविष्य में खतरे में है ना। तो उसके नाते एक आपके जानकारी के अनुसार कि आपके संगठन में ऐसा क्या पहल किया जा रहा है और आने वाले समय में आप उनके लिए क्या योजना है कि वो लोग आपके साथ जुड़े और उनके आप क्या करने वाले हैं मदद। तो कृपया आप बताइए कि जैसे UG टू ओपन कास्ट गए हैं है ना, तो उनके लिए आप लोग क्या संगठन मैनेजमेंट में डिमांड किया है और उसकी क्या योजना है। साथियों, सर्वप्रथम भारतीय मजदूर संघ के 0 से 70 वर्ष के लिए आप लोगों के साथ से आज पूरे विश्व भर में भारतीय मजदूर संघ 1 नंबर है, उसके लिए आप सबका धन्यवाद करते मैं बता देता हूं। आज हम 23 जुलाई 2024 से तो 23 जुलाई 2025 तक 70 वर्ष का हम पर्व मना रहे। इसमें जैसे कि धर्मेंद्र जी ने हमको पूछे कि आपके क्षेत्र में जो UG टू OC अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, ऐसे कामगारों के संदर्भ में हमको पूछा गया। साथियों, इस संदर्भ में हम 2020 से लगातार लगे। हमने यहाँ पर क्रमिक भूख हड़ताल किए। भूख हड़ताल के माध्यम से जो हमारे हेडक्वार्टर JMIR है वहाँ तक इनकी समस्या लेके गए। उस समस्या के अंतर्गत एक हल निकला कि सबसे पहल ये की कि जो
20 साल अंडरग्राउंड में ड्यूटी किए, ऐसे लोगों को सरफेस निकाला जाए। उस 20 साल को भारतीय मजदूर संघ नीचे से तो ऊपर तक एडी की चोटी लगाकर 15 साल करा है कि जो 15 साल से अपना श्रमदान कर रहा है, अपना तन मन धन कर जो अंडरग्राउंड में अपना उत्पादन बढ़ाने में सहायक किए, ऐसे लोगों को सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दिया जाए। किंतु वो भी तो हमारे कामगार है, कामगारों से भेदभाव ना हो। उसके बाद जो प्रशिक्षण करके आए, जैसे कि मान लीजिए ITI है, डिप्लोमा है, डिग्री है, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, ऐसे लोगों का एक लिस्ट बनाया जाए। ऐसा लिस्ट बना के उनका स्क्रूटिंग करके जो पात्र कामगार है, जो वर्तमान में UG से OC में कर रहे हैं, ऐसे लोगों का पहले सिलेक्शन करो, उनको पहले और सिलेक्शन कर, उनको वहाँ रेगुलाइज करो। रेगुलाइज करने से क्या होता है साथियों, जिस खदान में जो मैन पावर बजट में वैकेंसी आती है, वो वैकेंसी भी फुलफिल हो जाएंगी और अगले साल के जो मैन पावर बजट है उसके लिए नए सिरे से हम मैन पावर बजट में वैकेंसी बुलाकर और नए कामगारों को हम वहाँ पर पदस्थापना कर सकते हैं। वो एक पहल थी जो अच्छी पहल है और कैडर स्कीम के अंदर और नियमानुसार भारतीय मजदूर संघ करते हैं। उसमें प्रबंधन भी काफ़ी सारा सहयोग किया। पिछली बार हमने बोले थे तो उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए पिछले साल नोटिफिकेशन जारी किए कि जिसके पास ITI, डिग्री, डिप्लोमा, अन्य जो हमारे पद है उसके अंदर हमारे पास वैकेंसी है, आपके पास काबिलियत सर्टिफिकेट है, आप जमा करो। तो जमा किया हमारे कामगारों ने, उसका स्क्रूटिंग हुआ, हेडक्वार्टर गया। हेडक्वार्टर जाने के बाद काफ़ी सारे कामगारों का नाम एरिया में आया है। अभी जल्द से जल्द हमारे यहाँ के प्रबंधन हुसैन सर और हमारे जो APM सर रामानुजम सर उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करने वाले हैं और जो अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं उनको वहाँ पर स्थायी करने वाले। जो नागपुर से आया आदेश उसका इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो उसमें पहल आपने संगठन कोर से पहल भारतीय मजदूर संघ ने किया कि कैसा किया, आप उसके बारे में बताइए, क्या पहल किया आपने? भारतीय मजदूर संघ ने आंदोलन में ये सब जो केंद्र अंश बिंदु है, इसके अलावा बहुत सारे थे, उसमें भी ये भी था कि जो इतने दिन से प्रबंधन द्वारा आप ही के काम के लिए ओपन कास्ट में निकाला गया और ओपन कास्ट में जो भर्ती होना चाहिए हेडक्वार्टर द्वारा, किंतु आप उनसे तो काम ले रहे, उनका वेतन दे रहे, सब कुछ दे रहे। जब आप लीगली कर रहे तो आप उनको लीगली परमानेंट करो, ये भारतीय मजदूर संघ ने आंदोलन में रखा था। इस पर गहरी चिंतन मंथन हुआ हेडक्वार्टर स्तर पर एक सोच निकाली, जिसके पहले अभी मैं बताया था कि एक ITI जो 15 साल की है और जो उनको बाहर निकालना है, इसके ऊपर प्रबंधन के द्वारा लगातार 4 साल से चर्चा वार्ता करते हुए तो अभी हमको फल मिल रहा है। तो धन्यवाद, आपने विस्तार पूर्वक बताया। और देखा साथियों किस तरह एक UG टू सरफेस के वालों के जो है काम कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि आने वाले समय में उनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। और एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ के एक एरिया अध्यक्ष के नाते उन्होंने बोला है कि हम लोग इसके पीछे लगे हुए हैं और इसको हम करके रहेंगे, ऐसा इनका कमिटमेंट है। तो अभी तो पुनः अभी जो उसी कड़ी में हमारी जो मुलाकात चालू थी एरिया अध्यक्ष से भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ से, तो उनका दूसरा एक सवाल है कि उनसे एक ये बात पूछना था कि आज कई सालों से मुद्दा चला आ रहा है कि CMPF का, और लगभग लोग आज ग्राउंड लेवल में हर कोई लगभग बोलते रहता है यार मेरा PF का पता ही नहीं लग रहा है मेरा कितना जमा हुआ है, ऑनलाइन नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उसके लिए आज भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ के जिम्मेदार व्यक्ति के नाते उसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? और दूसरा जो CMPF का इतना बड़ा जो DLF द्वारा जो घोटाला हुआ 732 करोड़ का लगभग, तो उसमें कुछ जानकारी, उसमें कुछ आप रोशनी डालेंगे क्या? साथियों, CMPF एकमात्र जमा पूंजी हमारे कोयला कामगारों की है, जो भले चाहे हमारे रिटायरमेंट कामगारों को उनके जो संतान है साथ में रखो या ना रखो, लेकिन एक CMPF ऐसा संतान है जो आजीवन उनकी जीवन वाहिका है साथियों। वही एक फंड है जो उनको बीमारी में या उनके मुसीबत के समय काम आता है साथियों। इसी में भी बहुत बड़ा हमारे जो CMPF जितने भी जहाँ पर भी मुख्यालय है वहाँ पर ये जानकारी पे लिए कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जैसे कि हमारे धर्मेंद्र सिंह ने बताया आंकड़ा। साथियों, इस संदर्भ में भारतीय मजदूर संघ 2017 से जो VV स्टेटमेंट हमारे कामगारों को नहीं दिया गया वो देने के लिए प्रयासरत है, आज भी कार्य कर रहा है इसके ऊपर।
इस संदर्भ में हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी आशीष मूर्ति जी कई सारे वार्तालाप किए, कई सारे मीटिंग किए। उस मीटिंगों के जानकारी के अनुसार हमको ये प्राप्त हुआ है कि जो आज के दौर में मीडिया चलता है, फास्ट मीडिया चलता है कि तुरंत जहाँ कुछ होता नहीं कि अपनी खबर मिल जाती। उसी हिसाब से फिर हमारा CMPF का क्यों नहीं, जब हमारा सब कुछ वाइट मनी है, हमारे वेतन से काटा जाता है, वेतन से हमारे काटा जाता है, उसके अंदर प्रबंधन द्वारा शेयर्स मिलाया जाता है। शेयर्स मिलाने के बाद हमारे पास हर एक जोन में CMPF कमिश्नर बैठता है, हमारे ऑफिस है, उसके बाद हमारा CMPF ऑनलाइन क्यों नहीं, इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। ऑलमोस्ट हमको हमारे ट्रस्ट बोर्ड ने बताया कि जल्द से जल्द सभी के मोबाइल में आपका जो भी नंबर दिया होगा उसके ऊपर उसकी जानकारी दी जाएगी, हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने बताया। साथ ही इसके अलावा जो भ्रष्टाचार हुआ उसके लिए हमारे जो रीजनल जोन है जरीपटका नागपुर में भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ, हमारे जितने भी WCL के रीजन है पूरे एरिया से हमने बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन किए और धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो प्रबंधन द्वारा घोटाला किए गए उन पैसों का राइटअप करना था, उस राइटअप करने के ऊपर अंकुश लगाकर उसके ऊपर CBI जांच के लिए हमारे कोल प्रभारी श्रीमाननीय हमारे आदरणीय लक्ष्मण रेड्डी जी ने उस पर अंकुश लगाए और उसको CBI जांच के लिए सबके सामने प्रस्ताव रखा गया। साथियों इसके अलावा CMPF आप जानते हैं कि 2017 से इसके पूर्व बोला था, उस पर भी CMPF के कर्मचारी आ रहे हैं, हर यूनिट में आ रहे हैं, उनका सब स्टेटमेंट देख रहे हैं और वह क्लियर करते जा रहे हैं। साथियों जल्द से जल्द भारतीय मजदूर संघ जो कोशिश थी, जो आंदोलन था, उसको सफलता मिलेगी और प्राप्त जानकारी के अनुसार 17, 18, 18, 19 इनका कुछ क्लियर होना बाकी है। इसलिए बाकी है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार हमारा जो वेज बोर्ड का समय था साथियों, वेज बोर्ड का समय था, उसमें वेज निगोशिएशन में जो बढ़ोतरी होती है उसमें कुछ ऐसा फ़र्क महसूस हो रहा है। वो जब फ़र्क निकल जाएगा तो हमारा भी CMPF ऑनलाइन हमारे मोबाइल में आ जाएगा। धन्यवाद। तो देखा साथियों, जो CMPF का जो बहुत सारे लोगों का दिमाग में रहता था कि यार पैसा हमारा जमा हो रहा, जा कहाँ रहा, क्यों नहीं हमारा पता चल रहा। तो भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ के शीर्ष नेताओं, ग्राउंड लेवल से शीर्ष नेताओं तक सभी की पहल चालू है कि वो जल्द से जल्द उस मुद्दे को क्लियर किया जाए कि जो 732 करोड़ का लगभग जो है DLF द्वारा वो भी CMPF फंड में जमा हो। और एक बहुत बड़ा जरीपटका में भव्य आंदोलन भी हुआ था, उसमें मैं भी गया हुआ था। तो वहाँ के जो चेयरमैन है उन्होंने कमिटमेंट भी किया था कि बहुत जल्दी हम इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करेंगे और इनके अनुसार बहुत जल्दी मुद्दे हल होने वाले हैं। और हमेशा मैदान में रहते हैं लोग, समस्याएं सुनते हैं लोगों की। और आपसे भी अपील करता हूं कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो कोयला खदान मजदूर संघ के जो ग्राउंड लेवल में यूनिट में है, आप उनसे अपनी समस्याएं रखिए और जो भी डिमांड है आप उनसे नोट कराइए, वो लोग ऊपर तक पहुंचाते हैं। और इंडस्ट्री में है तो जब तक आप किसी को बताओगे नहीं तो आपकी समस्या क्या है तो लोगों को पता नहीं चलेगा। तो इसी के साथ आप लोग विचार करिए, आने वाले समय में योग्य जो संगठन है उसे वोट करिए। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे एरिया अध्यक्ष भंडारी जी का, जो आपने हमारे साथ कीमती समय दिया, 2 शब्द हमारे साथ कहे और लोगों की जो बहुत सारी कन्फ्यूजन है उसको दूर किए। और भविष्य में और ऐसी मुलाकात आपसे होगी, लोगों के जो समस्याओं के द्वारा हम लोग जुड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कोल इंडिया। तो उसी कड़ी में हमारे एक जो बोला जाता है ना, पिक्चर निकली थी राम लखन, तो अभी राम से बात हुई, लखन से बात बाकी है अभी। तो ये एरिया के हमारे एकदम युवा आज देखा हमेशा मैनेजमेंट के साथ फाइट करते हैं, आपकी समस्याओं को लेके एकदम लगे रहते हैं, ग्राउंड पे ऊपर में हर चीज़ में एकदम लगे रहते हैं हमारे कोपुला जी और भंडारी जी। उसी कड़ी में हमारे आदरणीय श्री श्रीनिवास कोपुला जी वो हमारे साथ है और उनके ऊपर जो वेलफेयर की भी जिम्मेदारी है, मंत्री की भी जिम्मेदारी है, तो वो काफ़ी 2-2 समय उनके ऊपर जिम्मेदारी है। और उसी प्रकार से उनसे सवालात भी रहेंगे। तो मैं अभी आपसे मुलाकात कराता हूँ हमारे कोपुला जी, वो उनसे आपसे रूबरू होंगे। तो नमस्कार, आप हमारे इस लोकतंत्र मीडिया चैनल में आप जुड़े, समय दिया आपने। तो पहला सवाल है कि एक वेलफेयर एक ऐसी है कि लोगों की
एक स्वास्थ्य हो, लोगों के जीवन शैली हो, लोगों के एकदम ऐसी समस्याओं से जुड़ा विभाग है कि 24 घंटे वो आदमी इस समस्याओं से जुड़ा रहता है। अचानक कभी मेडिकल की व्यवस्था पर लगती है, उसके स्वच्छता से जुड़ा रहता है, कॉलोनियों से रहता है, बहुत सारी एकदम काफ़ी अच्छा विभाग है और इसमें बहुत कुछ करने वाला विभाग है। तो एक वेलफेयर कमेटी के नाते आप यहाँ के जो वेलफेयर कमेटी में है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जब से वेलफेयर पद संभाला तो आपने अपने कार्यकाल में मजदूरों के लिए क्या क्या ऐसी समय योजनाएं बनाई और क्या क्या आपने कार्य किया, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार बताइए। नमस्कार साथियों, धर्मेंद्र नमस्कार। पहली बात जब अभी सवाल वेलफेयर का है, तो वेलफेयर जब हमने ज्वाइन किए तो वेलफेयर में हमारे प्रबंध मैनेजमेंट के द्वारा बहुत सारे टेंडरिंग किया जाता है, बहुत सारे वहाँ पे प्रोग्रेस के पूरे प्रोजेक्ट लाए जा सकते हैं, मगर वो प्रोजेक्ट बराबर अमलीकरण नहीं हो जाता। और जहाँ पे जो भी टेंडर करते हैं तो वो वेलफेयर टीम को पता नहीं चलता। जब भी हम जाएंगे 2 महीने 3 महीने बाद इंस्पेक्शन के लिए, तब हमको पता चलता है कि ये यहाँ पे ये काम हुआ है, ये काम में इतने पैसे लगे, और वो काम उस प्रकार से निभाया नहीं जाता। तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने प्रबंधन से वार्तालाप किए, भारतीय मजदूर संघ की तरफ से हमने प्रबंधन को बार बार उनको रिमांड किया है, जो वेलफेयर की जो निधि आती है और जो वेलफेयर की सुविधा के साथ काम किया जाता है वो वेलफेयर टीम को दिया जाए। जैसा वहाँ से टेंडर फाइनल हो जाता है उसकी एक कॉपी वेलफेयर टीम को दिया जाए, ताकि वेलफेयर टीम जाके उस काम का जिस प्रकार से टेंडरिंग किया है उस प्रकार से उसके अमलीकरण किया जाए। एग्जाम्पल मैं गट्टू की बात करता हूँ। गट्टू हमारे कॉलोनी में हर जगह लगा गया, लेकिन जिस प्रकार से टेंडरिंग हो रहा है उस प्रकार से गट्टू लगाया नहीं जा रहा। तो उस पर भारतीय मजदूर संघ ने वार्तालाप भी किया, पत्राचार भी किया कि भैया गट्टू बराबर नहीं लगा जा रहे। उसके ऊपर हमने बहुत बड़ा इंस्पेक्शन भी करवाने लगा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि वेलफेयर की सुविधा के साथ जैसे HOI कैंप है, इन पे भी वेलफेयर के सुविधा बहुत सारे, क्योंकि अकोमोडेशन रहते हैं, उनको खाना पीना रहना सोना, उसके माध्यम से हमारे वर्धावली के जो महामंत्री है आदरणीय श्री अनिल निबड़ जी, उन्होंने उनके पत्र के साथ हमारे ठेका प्रभारी जोगेंद्र यादव और हमारी पूरी टीम बल्लापुर के, हमने हर HOI कैंप में इंस्पेक्शन किया है। वहाँ पे क्या क्या हम लोगों ने प्रॉब्लम वेतन के संबंधित, उनके रहने के संबंधित, वहाँ पे वो कैसे रहते हैं, कैसे अमलीकरण, उनके खाना भी बराबर दिया नहीं जाता है। फॉर एग्जांपल अभी देखिए कि जो HOI कैंप साउथ इंडियन वाले को मिला है वो चावल ही चावल खिलाते जा, क्योंकि अगर हम लोग अगर बिहार की तरफ से अगर HOI कैंप के आए तो उनको रोटी की सुविधा नहीं है। 2 रोटी देते हैं, हमने डिमांड किया है उनको भरपूर रोटी दिया जाए, जितना भी रोटी खाएंगे 2 खाएंगे 1 खाएंगे, रोटी भी दिया जाए, चावल भी दिया जाए। हमने हर बारीक क्या पॉइंट से किया है। उनका टॉयलेट, उनका बाथरूम में एक टॉयलेट में 10 से 15 जो कैंप में रहते हैं सब जन एक ही टॉयलेट यूज़ करना। वहाँ पे आपको हम देखा जाएंगे, हम कैंप में ये भी पाया गया है कि टॉयलेट तो है लेकिन वो मग्गा नहीं है, टॉयलेट रूम में मग्गा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे जरूरी हमने BMS ने उठाया है और सक्सेस भी हो गया है। साथ में परम आदरणीय हमारे GM साहब इलियास हुसैन सर भी, उन्होंने भी HOI कैंप में पूरे इंस्पेक्शन किया जाए। हेडक्वार्टर से भी स्पेशल लेटर आया था कि चाहे माइंस हो या HOI कैंप हो, तो हम लोगों ने वहाँ से इस बार हम लोगों के टीम के तरफ से 3 जो पार्ट है, रेस्ट शेल्टर, उसके बाद में टॉयलेट, वॉशरूम, इस पे हमारे GM साहब पूरे सीरियस मोड पर है। उन्होंने हर जगह वो किया है, हमने इंस्पेक्शन किया, रिपोर्ट भी सेंड किया है और सुधार भी होने वाली है। तो धन्यवाद। तो देखा आपने कि काफ़ी अच्छी उन्होंने पहल किया ठेकेदारी के कामगारों के, जो उनका जीवन शैली है, उनको क्या क्या तकलीफ है उनके बारे में। और एक बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे सिविल डिपार्टमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ पे और शहर है, लेकिन उनके साथों साथ उनके जो हैंड है वो हैंड नहीं है। हर चाहे गोरी कॉलोनी लो या धुपताला कॉलोनी लो या बल्लापुर कॉलोनी लो, क्योंकि एक इंजीनियर रहता है और उसका एक ऑफिसर रहता है, उसको पर्टिकुलर हैंड नहीं है।
क्योंकि जब वो भगवान तो नहीं है, उसको जब तक हम मैन पावर नहीं देंगे तो क्या करेंगे। हमने प्रबंध से बार बार हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, भारतीय मजदूर संघ स्पेशली, कि चाहे वो कोई भी विभाग का क्यों ना हो, अगर उस विभाग में उसका अगर वर्कलोड ज़्यादा नहीं है, वो ज़्यादा नहीं कर रहा और वो कामगार इच्छुक है, तो उसको वहाँ से हम लोग मूव करके हम लोग सिविल डिपार्टमेंट दिया जाए। क्योंकि अगर एक ओरछेर के पीछे हमारा भारतीय मजदूर का सोच है कि अगर एक ओरछेर के पीछे अगर एक कॉलोनी के लिए अगर 3 से 4 अगर मैन पावर रहा, तो हर जो बारीकियां है वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि डिपार्टमेंट, क्योंकि एक ही बंदा रहता है, उसको पूरी कॉलोनी, इतनी बड़ी कॉलोनी समस्या है, गटर का हो गया, साफ सफाई का हो गया, क्वार्टर का हो गया, चैम्बर हो गया, वो आदमी कहाँ करेगा। आज अगर गटर का समस्या आ गया तो वो ओरछेर उसी के पीछे लगा है, वो इंजीनियर उसी के पीछे लगा है, पानी रुक रहा है, सीपेज हो रहा है कॉटन में, तो ध्यान नहीं है। और इसलिए हम लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं और मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हमारे बातों से सहमत भी है और पहल भी किया है। हमने बल्लारपुर में भी कुछ कामगारों का नाम दिए है, कुछ बल्ला धोपताले में भी है, कुछ गौरी में हमने नाम किए, और आने वाले समय में वो उजागर भी हो जाएगा कि जब वहाँ पे ओरछेर को अगर 4 से 5 अगर मैन पावर देंगे तो हमारे कॉलोनी में जो छोटी छोटी समस्या आती है उसको क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग लगे हैं। और अभी रहा मेंबरशिप की बारी, मेंबरशिप में तो देखिए यहाँ पे मेंबरशिप ही इम्पोर्टेंट रहता है, मगर हमारे जो साथी लोग हैं उन लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप पर्टिकुलर साल भर का काम का दौरा लोका जोका कीजिए, उसके बाद में आप डिसाइड किए कि हम किस संगठन के साथ जाए। ये बहुत बड़ा है, क्योंकि क्या, कामगार अगर हमारे साथ जुड़ेगा तो हमारा पावर बढ़ेगा। आप ही जो कामगार लोग हैं, जो हमारी ताकत है, हमारे बैकबोन है, अगर जहाँ हमारे जितना ज़्यादा मेंबर हमारे हो जाएंगे उतना हमारा है। जैसे अभी एक बात बताइए कि अभी अच्छा हो गया धर्मेंद्र जी हमको यहाँ मिले हैं। इसमें देखा गया बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे लोगों का टॉयलेट में, संडास बाथरूम में बहुत सारी समस्याएं हैं कि जैसा ऊपर से आया था आदेश कि सभी संडास बाथरूम टॉयलेट में टाइल्स वगैरह होना चाहिए, है ना। और आज टाइल्स तो लगी है लेकिन उसमें भी भेदभाव किया गया है। तो आप वेलफेयर से जुड़े हैं और काफ़ी युवा है और उम्मीद है कि आप अभी समस्याओं को हल करेंगे कि बल्लारपुर कॉलोनियों में गंदगी का पारस, उसमें देखा गया है कि जगह जगह नालियाँ जाम है और टाउनशिप में वो लोग बेचारे जाते हैं, सुबह जाते हैं लेकिन कोई उनकी सुनवाई को तैयार नहीं है। तो बल्लारपुर कॉलोनी के लिए या क्या है, होता तो आता है, शास्त्री कॉलोनी तो ठीक है, लेकिन यहाँ के लिए कोई आज पहल करने को तैयार नहीं। काफ़ी हम लोग, मैं भी उसी कॉलोनी में रहता हूँ, काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो किसी का सीपेज नहीं जा रहा, किसी के यहाँ है कि वो दरवाजे नहीं हैं, आज भी कई कई लोग हैं कि पर्दा लगा के अपना काम चला रहे हैं। तो ये समस्याओं का हल कब तक होगा और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछे धर्मेंद्र जी ने। ये मैं थोड़ा अटपटा जवाब देना चाहता हूँ इसके ऊपर। देखिए, बल्लापुर की जब समस्या निकाला है, बल्लापुर में बहुत सारे ऐसे कॉलोनी में जो अनलीगल अथॉराइज से घुसे हुए, ये एक हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम जब मीटिंग में बैठते हैं तो फंड का जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मिशन सहज के तहत, तो उसमें हमने पाया गया है कि बहुत सारे, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल उदाहरण में अगर 100 क्वार्टर जो है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, क्वार्टर बहुत सारे, एक उदाहरण दे रहा, 100 क्वार्टर, तो उसमें से 60 जो है इलीगल लोग है। अब उसमें से हमारे 40% के जो कामगार है उन्होंने क्या गलती किया, हमको तो सुविधा देना है, लेकिन हमारे परम आदरणीय जो जीएम साहब है उन्होंने उस पर फोकस डाला है। और आने वाले समय में आप देखा जाएगा, हम भारतीय मजदूर संघ पहल कर रहे हैं, और ये जैसे ये बरसात निकल जाएंगी, मैं इस माध्यम से आपको इसी की टीम के साथ हम जुड़े रहेंगे और यही टीम को हम कॉलोनी में हर घर में लेके जाएंगे। और धर्मेंद्र जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो हमको समय दीजिए और हम जहाँ जहाँ जो जो समस्या है हम उसको तुरंत 2 महीने के अंदर, मैं टाइम भी दे रहा हूँ कि 2 महीने, आज आप मेंबरशिप के बाद 2 महीने अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के इसमें आपको 100% तो वेलफेयर में तो सिविल में तो हम खुश नहीं कर सकते हैं, ये आप भी जानते हैं। लेकिन मैं आपको ये चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि 2 महीने में 60% जो प्रॉब्लम है, दरवाजे, ये विंडो वगैरह, वो सब हम निकालेंगे। हम अभी मेंबरशिप के बाद हम तुरंत इसी चैनल के थ्रू इन्हीं को हम सामने खड़े करेंगे और जीएम साहब से हम रूबरू होंगे
और ये जो समस्या, और जीएम साहब भी बहुत पॉजिटिव मोड के हैं, जो है वो कभी किसी काम के लिए नहीं करते कमा। तो वो मेरे को यहाँ से मेरे को भरोसा है कि वो वाकई हमारे साथ देंगे, और जो है हम तुरंत ही ये महीने के बाद टेंडरिंग करेंगे, दरवाज़ा भी खिड़की पर जो है वो समस्या क्लियर होगा। और सीवरेज का जो प्रॉब्लम है वो बहुत पुराना चंबर है, बहुत सारे पुराने जो नाले हैं उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम कुछ भी हो, सुधार होना चाहिए। हमारे मिशन शहर में बहुत सारा फंड आता है, उससे करना चाहिए। और इसमें इस चैनल के माध्यम से ये भी बोलता हूँ कि अगर कि हमारे जो क्वार्टर है वो क्वार्टर को हम रिपेयरिंग कर रहे हैं, हम भी लगे हैं, अगर वो क्वार्टर तोड़ के अगर दूसरा भी अगर क्वार्टर बनाया जाए तो हमने सिविल डिपार्टमेंट से बात भी की, लेकिन उन्हें क्या बोल रहे हैं कि उनका जो टाइम का ड्यूरेशन है वो कंप्लीट ना होने के कारण हम उसको तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो फंड मिल रहा है वो फंड से हम पूरी कॉलोनी के तोड़ के भी अगर अच्छा कॉलोनी बना सकते हैं। तो हम लगे हैं भारतीय मजदूर संघ, तो उस पर हम दिया जाएंगे। तो धन्यवाद। दूसरा और एक मेडिकल से संबंधित है कि मैं एक बता दूं कि जब मैं इधर संगठन में चलो जब मैं संगठन में कुछ साल पहले था, संगठनात्मक कार्य करता था इस मीडिया में आने के पहले, तो आईआर द्वारा पॉइंट डाले थे हम लोग कि आज जैसा हम आँख चेक करने जा रहे हैं तो डॉक्टर क्या करता था, आँख तो चेक कर देता था, है ना, लेकिन वो आप आँख चेक चश्मा कहाँ बनाते, कहाँ ग्लास क्या लगाते, उससे मतलब नहीं, उसका पैसा नहीं मिलती थी, कंपनी सिर्फ आँख चेक करने का काम करती थी। तो आज भारतीय मजदूर संघ द्वारा जो पॉइंट डाला गया था, क्योंकि ये मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि मैं खुद डलवाया था वो पॉइंट, इसलिए बोल रहा हूँ। दूसरा हम डाले थे कि जो जिस प्रकार से डॉक्टर जो लिखता है सभी मेडिसिन लिखता है, उसमें अगर प्रोटीन विटामिन ये सब लिखता है, लेकिन वो आज बिल डालते हैं तो काट देता है, वो भी हमारे डिमांड में था। शायद ये लोग पहल कर रहे होंगे, उसका भी बिल मिलेगा। तीसरा और एक इनसे ये डिमांड था कि जैसे चश्मे का तो हो गया, आज आप जाइए आँख चेक करिए और आप वहाँ बिल सबमिट करिए चश्मा बनवाने के बाद में, तो उसका आपको बिल मिलेगा। तो वो एक भारतीय मजदूर संघ की मैं एक तो वो दूसरा और एक है कि मेडिकल का मेडिसिन का जो भी लिखा जाता है उसका भी बिल मिलेगा। तीसरा और एक मेरा उनसे ये अनुरोध है कि ये एक डिमांड डाले कि हमारा जो दांत है ये भी शरीर का एक पार्ट है, और सही जिस बात। तरह के हम जा रहे हैं दांत दिखाने, दांतों की समस्याएं बहुत हो रही है, तो वो हमारे पास वो सुविधा भी नहीं है, और अगर हम बाहर से कराते भी है तो उसका कंपनी आज बिल नहीं देती है। तो उसके लिए भी आप लोग थोड़ा सा ऊपर बात करिए, उसके लिए भी पहल करिए। जिस तरह चश्मे का हल हुआ है उसका भी हल होगा। आप दो में से कोई भी इसका जवाब दे सकता है। नहीं, इसका जैसे मैं बोल रहा हूँ कि चश्मे का तो आप सभी जानते हैं, आज हम 10,000 के अंदर हम कर रहे हैं। दांतों के बारे में हमने बात की है, इनिशिएट ले रहे हैं, और वो जल्दी आपके सामने आ जाएगा। हमारे जो स्टेयरिंग कमेटी आशी मूर्ति जी वो लगे हैं, हमने यहाँ से डिमांड बना के भेजे भी है कि दांतों के बारे में हमारे डेंटिस्ट जो डॉक्टर है, क्योंकि डेंटिस्ट डॉक्टर है, वो डेंटिस्ट डॉक्टर पहले आते थे लालपेट से, वो आके उनको हमने ट्रांसफ़र भी, उनका पोस्टिंग भी यहाँ करवा दिए थे, लेकिन यहाँ पे वो मशीन ना रहने के कारण, वो कुछ सुविधा ना रहने के कारण वो 2-3 महीने थे वो, उसके बाद में फिर वो मूव हो गए। लेकिन हमारा वो लगे है। और जैसे आपने जैसे हॉस्पिटल की सुविधा बोले, आपको एक बात बताई कि हॉस्पिटल में हमारे जो बाजू में जो डिस्पेंसरी है बल्लापुर डिस्पेंसरी, वहाँ पे ईसीजी का मशीन में वहाँ पे नहीं है। तो हम आपको इस चैनल से माध्यम से बता रहे थे कि हम कल ही मैनेजमेंट से मिलेंगे और वहाँ पे ईसीजी मशीन जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए, हम अभी भी बोल रहे हैं कि बल्लारपुर में हम जल्द से, आज का दिन रखिए, हम जल्द से जल्द ईसीजी मशीन प्रोवाइड करवाएंगे। अब ये अभी जैसे प्रोवाइड हो जाएगा, अदर संगठन बोलेंगे कि ये हमने लिया है। तो आज के दिन आप देख लीजिए, आज की तारीख 11 अगस्त 2024 है। तो ये आज के दिन याद, क्योंकि क्या है कि आजकल ये हो गया है कि आपको डेट टाइम याद दिलाना पड़ रहा, क्योंकि हमारे भारतीय मजदूर संघ का कार्य इतना लगा रहता है कि हम काम करते थे, हम मास मीडिया में रूबरू नहीं होते हैं। ये हमारी कमतरता है और ये हमें हमारे कमी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरी और एक बात बताए थे कि जैसे हमने वेलफेयर हमने ज्वाइन किया था, तो वेलफेयर ज्वाइन करने के बाद हमारे वेलफेयर मेंबर श्रीवास्तव जी थे आदरणीय, वो होंगे 10-15 पुरानी साल की बात है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि नोडल मेंबर रहता है, और वो नोडल मेंबर गायब हो गया था बल्लापुर एरिया में, क्योंकि हम मीटिंग में बैठते, हमारे वर्धा वैली है, बल्लापुर चंद्रपुर,
तो हमारे जो वहाँ पे चंद्रपुर के जो आदरणीय जिन्ना जी, उनसे मैंने वार्तालाप किया कि वो बोले कि नहीं हमारे चंद्रपुर में तो नोडल मेंबर है। तो फिर बाद में हमने हमारे जो एपीएम है रामानुजन साहब, उनसे हमने पर्टिकुलर इनिशिएटिव लिया है और रामानुजन साहब हमारे ट्रांसफर के आगे है, तो उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था और उन्होंने जो प्रॉमिस किया था उन्होंने मीटिंग लिया दूसरे दिन और हमारे 6 वेलफेयर को कॉलोनी के नोडल मेंबर बना दिए। उसमें से बल्लारपुर के मैं हूँ, श्रीनिवास कोपला और नतर्गी जी है, कॉलोनी के मोरले और कुलसंगे जी कॉलोनी धोपताले के, और गौरी के हमारे बीएमएस के प्रवीण मुनगंटीवार और रवि डावले जी। यानी बोलने मतलब क्या, यहाँ पे नोडल ऑफिसर भी अभी क्या हो, नोडल ऑफिसर का ही ज़्यादा फोर्सफुल रहता है कि वो अपने कॉलोनी के सुख सुविधा के बारे में बात करके किया जाए। और एक बात बताता कि जो हैंडीकैप के या ग्रुप 2 के तहत जो पोस्टिंग दिया जाता है, उस पोस्टिंग के बाद मैनेजमेंट अपने हिसाब से पोस्टिंग दे रहा है और कुछ 2-3 मुद्दे थे, हमने उसको क्लियर भी किया है और आगे भी करेंगे, क्योंकि जो जिस माध्यम से उनका पोस्टिंग हुआ उनको उसी टेबल पे उसी काम से उनको बिठाया जाए। हमने यहाँ पे बल्लापुर में भी 2 व्यक्ति थे, तो उन्हें उनसे अदर विभाग में काम किया जाता है, तो हमने उनको पत्राचार करके मैनेजमेंट से बार बार वार्तालाप करके हमने उसके विभाग में किया है, क्योंकि जीएम साहब का तो था, तो उसको करना चाहिए। इसी के साथ मैं समय हो रहा है हमको, तो हम धर्मेंद्र जी से बोलते कि धन्यवाद। तो धन्यवाद, चालू रखिए। धन्यवाद। आप दोनों लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक आपकी कार्यशैली, आप क्या करने वाले आपने बताया। आपने देखा कि हमारे वर्धावली महामंत्री जी ने भी बताया। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने ऑन कैमरा बताया है कि हम लोग हमेशा मज़दूरों के साथ रहेंगे, उनकी समस्याएं हल करेंगे, तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि भविष्य में अगर ये लोग ये जो बताए हुए वादे जो है अगर नहीं किए, तो फिर से हम लोग ऐसे इनसे वार्तालाप लेंगे, उनसे वही सवाल पूछेंगे कि आपने मज़दूरों के साथ ये कमिटमेंट किया था, ये समस्या हल करने की किया था, आपने नहीं किया, वादा खिलाफी किया है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले समय फिर से आपसे रूबरू होंगे और आने वाले समय जो मेंबरशिप है सोच समझ के करिए। फिर से किसी के नशा पत्ती, बहकावे, पार्टी इसके चक्कर मत जाइए। होशो हवास में अपने हक का जो है आप इस्तेमाल करिए, योग्य टीम चुनिए, योग्य संगठन चुनिए और आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे लोकतंत्र मीडिया में आप लोग हमारे साथ जुड़े। जय हिंद, जय भारत, जय कॉलोनी।